आई नेवर रेड क्रॉनिकल और सिविल सर्विसेज टाइम्स, लाइक 3-4 साल मैंने पढ़ा ही नहीं, वो जो भी था सिर्फ न्यूज़पेपर थे। और जो न्यूज़पेपर आप पढ़ो उसकी प्रॉपर कटिंग वटिंग करके उसको अरेंज कर लेना पेपर वाइज, एंड दैट यू कैन डू ओनली व्हेन द सिलेबस इज़ एट बैक ऑफ योर हैंड। सिलेबस अगर रटा हुआ है, फटाफट आप काटोगे, स्टेपल करोगे इंडिया चाइना के 10 आर्टिकल्स, उसके बाद एक मंथ के बाद जब आप पढ़ोगे वापस, तो आपको सिर्फ वो 10 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, कोई मैगजीन की ज़रूरत नहीं है, फटाफट देख लो। और देन यू विल रियलाइज़ कि क्रोनोलॉजी भी क्या थी, पहले शी जिनपिंग आया, फिर मोदी गया, फिर डोभाल आया, फिर उनका फॉरेन मिनिस्टर आया, तो आपको एक क्रोनोलॉजी भी याद हो जाएगी इतना रिवाइज करोगे तो। फिर जब आप एनालिसिस वाले पार्ट में इंडिया चाइना का आंसर लिखोगे, सो यू विल जस्ट राइट अ सिंगल लाइन कि देयर हैज़ बीन कंटिन्यूस हाई लेवल विजिट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना विच शोज दैट politically we are engaging with China, and this shows the proactiveness of the government that we want to resolve the India-China border conflict. Question था कि can it be resolved or not, so you can substantiate. This is how you utilize or you apply newspaper in the answers. तो आपको अगर ये पता है इतने लोग आए थे, तो just by a single line you can say in recent past we have seen that there has been exchange of high level visits between India and China. This shows the proactiveness of the government, and hence we can hope that in near future this problem can be resolved. तो आपने एक पॉजिटिव नोट में एंड किया है आंसर, ओके, और उसमें आपने ये नहीं लिखा कि इट्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन, इट्स अ स्टेप इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ओके। तो दिस इज हाउ यू अप्लाई द न्यूज़पेपर इन आंसर्स, ओके। देन कम्स इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स में। हाँ, आंसर्स में या इफ़ यू कैन मेक डायग्राम्स इट्स वेल एंड गुड, but let me tell you it's not necessary that if somebody of you you are having geography optional and if you think कि पेपर 1 में मैं मेरी कमांड है और मैं मैप वैप बनूँ कि एकदम शूशा बहुत बढ़िया नंबर स्कोर कर लूँगा, तो इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज आई नेवर ड्रॉ, like I practiced the map of India but I didn't draw a single map, a single figure in paper 1, in paper 2, but still I was able to score good marks in paper 1 and paper 2, okay. So it does not matter, no, if you are drawing it's well and good, but that map of India should not be at the cost of the content, okay. कि आप मैप बना दिया पूरे इतने बड़े पेज में और आपने उसमें कुछ लिखा ही नहीं, थोड़ा थोड़ा गुचुड़ करके ऐसा कुछ लिख दिया, तो उसका कोई मैटर नहीं होगा। इसलिए बेस्ट ये है कि इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग तो इंडिया का मैप यू कैन प्रैक्टिस छोटे स्केल पे, यहाँ पे आपने थोड़े बहुत टाइम में वो मैप बना लिया और एरो करके दिखा दिया कि जो पोल्ट्री है वो इधर होती है, फिशिंग इधर होती है, बट एनालिसिस और ये सब पार्ट आपने नीचे लिखी है। IR में भी इट्स नॉट नेसेसरी कि यार आप ये सोचो कि आप कोई आपका फ्रेंड है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला है, वो वर्ल्ड मैप बना रहा है और मैरीटाइम सिल्क रूट का वो रूट दिखा रहा है, तो आपको लगा कि उसका आंसर बहुत अच्छा है और ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर इफ़ यू आर राइटिंग गुड कंटेंट देन इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर ड्राइंग दिस मैप और नॉट, बट थोड़ा अच्छा दिखेगा अगर क्लासिफिकेशन आप, जैसे माइंड मैप का मैंने बताया आपको, एजुकेशन का आपने ऐसा क्लासिफिकेशन किया है, इन द सेम मैनर अगर आप जैसे ओबोर है, 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव, ओके, तो उसके अंदर आप बोल दो कि जो बेल्ट है इट इज़ ऑन लैंड और जो ये रोड है वो आपका मैरीटाइम सिल्क रोड वाला है, ओके। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा विजुलाइज करके दिखा दिया तो ठीक है, अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी। वन मोर थिंग, अनदर क्वेश्चन विच यूजुअली पीपल आस्क दैट शुड वी राइट फैक्ट्स और नॉट, फिर हमें वो फैक्ट्स याद करने चाहिए या नहीं, जो डेटा है शुड वी रिमेंबर और क्रैम दैट डेटा और नॉट। सो आई विल से दैट ओनली इंपॉर्टेंट क्रूशल डेटा शुड बी रिमेंबर्ड। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर का GDP में कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, अर्बन परसेंटेज कितना है, पॉपुलेशन कितना, अर्बनाइज कितना पॉपुलेशन है, ओके। सो ओनली दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स शुड बी लर्न एंड कैन बी यूज्ड इन आंसर। थोड़ा सा एक छोटा सा टेबल बना दिया आंसर में, ठीक है, कि MSME में इस रेंज से इस वालों जो हैं वो माइक्रो हैं, ये स्मॉल हैं, ठीक है, एकदम जो बेसिक डेटा रहता है उसके ऊपर आपको कुछ डेटा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो नहीं यूज़ किया था बट फिर भी नंबर मिल गए थे, ठीक है। तो ओनली इम्पॉर्टेंट क्रूशल डेटा जो आपको लगता है कि कितने % बिलो पॉवर्टी लाइन है, उस टाइप का डेटा वो आप आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो।
उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा डेटा याद करने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत फैक्ट्स आप अपने ओपिनियन को सब्सटेंशिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन था अबाउट दैट माइग्रेशन लेबर का कुछ क्वेश्चन था लास्ट ईयर। सो योजना के किसी आर्टिकल में था कि अभी भी जो जॉब्स हैं वो 27% जो हैं वो मेनलैंड वाले लेते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न वाले का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स वर्क पार्टिसिपेशन इज़ 3% 4%। तो इस तरीके का जो मोटा मोटा डेटा है दैट यू कैन यूज़ इन योर आंसर्स, बट उसके पीछे मत जाना कि मैं बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ कर लूँ तो आंसर अच्छा दिखेगा। वो क्या होगा कि वो और गलत ही डेटा जाएगा जब आंसर लिखेंगे तो पूरे आंसर का कबाड़ा हो जाएगा। तो इट्स बेटर ओनली राइट ऑथेंटिक डेटा विच इज़ यू कैन कोट फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे और योजना जहाँ से भी है। ओके, देन एनी अदर Sir, did you use PRS or PIB? हाँ, PIB आई यूज टू रीड। वही फीडली जो मैं बताया ना, फीडली में PIB का किया था, बट ये बहुत अच्छा रहता है कि PIB जो है वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल रहता है, तो आपको बहुत सारी न्यूज़ तो वैसे ही छड़ जाती है। ओनली हार्डली फ्यू न्यूज़ आइटम्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम PIB, अदरवाइज वो बहुत फैक्चुअल रहता है, उसको याद करके भी कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, PIB में एक लेफ्ट हैंड साइड में वेबसाइट में ना यहाँ पे कुछ स्पेशल फीचर्स के आते हैं उसमें आर्टिकल्स। PIB में लेफ्ट हैंड साइड में स्पेशल फीचर्स, जैसे वो ओबेसिटी के ऊपर एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल के ऊपर आया था कि भाई कौन से विटामिन से रहते हैं, वो रहते हैं कुछ। तो यहाँ पे इस तरफ जो रहेगा PIB की वेबसाइट पे स्पेशल फीचर्स, तो उसमें कभी कभी आर्ट एंड आर्किटेक्चर कल्चर पे भी बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, सो यू कैन रेफर दैट PIB। बट आई विल अगेन टेल दैट जो भी आप इन्फॉर्मेशन कर रहे हो उसको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड मत करना। जो भी नेट से इन्फॉर्मेशन इफ़ यू आर fetching, just organize it in OneNote or any other software which you are using, okay, but उसको ऐसा randomly कहीं पे भी मत रखना। और then comes other Sir, since your hobby was reading about international relations and IFS is your posting, हाँ. so did you read Diplomat or World Focus? नहीं, वर्ल्ड फोकस नहीं, आई यूज टू रीड डिप्लोमेट, ओनली फ्यू आर्टिकल्स। जैसे वो कुछ आर्टिकल्स ऐसे रहते थे जिसमें बहुत ही ज़्यादा टिल्टेड व्यू मिलता था, जैसे हिंदू में, या फिर जैसे नेपाल क्राइसिस था, तो उसके लिए मुझे लगता था कि यार कोई दूसरा एक अल्टरनेटिव सोर्स देखे थोड़ा बैलेंस करने के लिए। सो पूरा डिप्लोमेट नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हर IR का आर्टिकल डिप्लोमेट का आपको पढ़ना है। ओनली व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि यार देयर इज़ सम शॉर्टेज इन हिंदू और एक्सप्रेस और देयर इज़ ओनली वन व्यू, या आई डोंट हैव एनी अदर व्यू। अब कोई फ्रेंड पूछेगा कि यार नेपाल में जो हुआ उसके पीछे इंडिया का हाथ था या नहीं था, तो अगर एक ही आप साइड के आर्टिकल पढ़ के कर रहे हो तो यू विल रियलाइज ऑटोमेटिकली कि यार ये वन साइडेड व्यू है, आई हैव टू सर्च फॉर अनदर व्यू। सो उसके लिए डिप्लोमेट में देखा था, वर्ल्ड फोकस नहीं देखा था, वो काफ़ी बल्कि है और कभी भी नहीं पढ़ी मैंने वर्ल्ड फोकस। सिर्फ उतना ही पढ़ो, आई विल अगेन टेल यू, उतना ही पढ़ो जितना आप रिटेन कर सको और उसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सको। 200 वर्ड्स का मैक्सिमम आपको आंसर लिखना है। ओके, इफ़ यू विल गो आफ्टर राइटिंग ऑल 200 वर्ड्स, आप पेपर फिनिश नहीं कर पाओगे। इसलिए आप एम बनाओ कि 150 to 160 वर्ड्स में आपको आंसर ख़त्म करना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू कंप्लीट द पेपर। क्योंकि 200 वर्ड के पीछे हम भागेंगे ना, तो जैसे 150 होगा इतनी खाली जगह दिखेगी, तो लगे यार भर तो देते हैं, कुछ तो लिख देते हैं, तो फिर आप वो लिखने जाओगे, ये जो आखिरी के 60 वर्ड है वो पूरा इररेलेवेंट है, फिर भी आपने उसमें 3 मिनट डाले, वो 3 मिनट आखिरी के आंसर में आपने 3 पॉइंट डाल देते ना, तो आपको 3 मार्क मिल जाते, और 3 मार्क मिल जाते तो 20 रैंक ऊपर आ जाती, तो 20 रैंक ऊपर आ जाती तो आप पोस्टल से शायद रेलवे में आ जाते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बाद में बहुत एक्यूमुलेटिव हो जाती है ना, तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। Sir, there was no question like you didn't have any idea of नहीं, arbitration, consideration, everything. Why? Because I used to read Hindu extensively. वहाँ से जो न्यूज़ मेरे को लगा, एक्सप्रेस को मैं फटाफट पलटाता था, डिजिटल वर्जन देखता था उसका, पलटाया यार ये चीज़ न्यू है, ये हिंदू में नहीं थी, तो एक बार देख लिया काम की है क्या, फटाफट देख लिया, उसमें से पॉइंट छांट लिया, उसको OneNote में डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, न्यूज़ स्किप नहीं हुई, क्योंकि ये जैसे आर्बिट्रेशन वाला था ये PIB में आया था, तो जैसे PIB में भी छांट रहे हो आप, तो देयर
कम्स अ स्टेज व्हेन यू रियलाइज कि यार कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। और वो कब आएगा, जब आपका सिलेबस एकदम दिमाग में होगा, यार ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं है पढ़ के क्योंकि ये सिलेबस में है ही नहीं। तो देन यू विल एबल टू सेग्रीगेट थिंग। तो वो जो मैंने फीडली बोला तो उससे मैं सेग्रीगेट करके पेपर 1, 2, 3, 4 में वन नोट में डाल देता था और फिर उसको डेली रिवाइज करता था। एक हफ्ते में जो पूरा हफ्ते का किया है वो रिवाइज किया, फिर नेक्स्ट वीक क्या करना है, जो आपने पिछले हफ्ते का पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन विल टेक अराउंड 1 आवर, ओके, नेक्स्ट रिवीजन विल टेक हाफ एन आवर, और उसके बाद तो आप देखोगे यार 4 बार पढ़ चुका हूँ, पलटाओगे बस। तो दैट थर्ड और फोर्थ रिवीजन विल टेक अराउंड 15 मिनट्स और 20 मिनट्स, ठीक है। And sir, gradually you deleted stuff also कि ये irrelevant है, ऐसा भी होता है। हाँ, तो वो क्या हुआ ना कि जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं देन यू विल ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज इट इन बुलेट फॉर्म। तो अब ऑन वेडनेसडे ये तो वो आप डिलीट कर दोगे, सिंपल सिंपल। तो उसमें जब आपकी मेहनत लगेगी ना देन यू विल रियलाइज कि यार जब पेपर लिखोगे तो लगेगा यार वो लाइन डिलीट करी थी मैंने, तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन का, यार ये तो है ही नहीं, वो राइट हैंड साइड में कॉर्नर की तरफ था जब नेट पे मैं देख रहा था। तो इस तरीके से वो विजुअल मेमोरी भी आपको एड कर जाती है कभी कभी। तो वो चीज़ें ना वो आपको पता नहीं चलेगा, वो सब कंसोलिडेट और अक्यूमुलेट होंगी और वो लास्ट में जाके आपको वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, ओके। देन अच्छा हाँ, ऑप्शनल का भी बता देता हूँ। उसके पहले पेपर 2 का मैं कुछ बता देता हूँ, क्योंकि पेपर 2 में शायद डिफ़िकल्टी होती है। इस बार लकीली मेरे ठीक नंबर आ गए, नहीं तो सर आपका पबमेड ऑप्शनल, हाँ पेपर 2 को नहीं यार, ऐसा नहीं है कि पबएड ऑप्शनल हो तो पेपर 2 में अच्छे आते हैं। मेरे फ्रेंड्स थे हु स्कोर्ड वेरी वेल इन पबएड बट नॉट इन पेपर 2, और मैं पबएड में उतने स्कोर नहीं किए बट पेपर 2 में हो गए। मे बी बिकॉज IR के अंदर शायद थोड़े मिल गए हो नंबर, बट पबएड में पेपर 2 में आई विल सजेस्ट यू शुड रीड अपार्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत सम चैप्टर्स ऑफ DD बसु, ओके। थोड़ी मुश्किल रहती है उसमें DD बसु में, बट आई विल सजेस्ट कि सम पोर्शन कैन बी डन बाय DD बसु, फ्यू चैप्टर्स लाइक जैसे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कुछ जो प्रैक्टिकल इश्यूज थे उसमें, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें पोस्ट इंडिपेंडेंस की भी कवर हो जाती हैं, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखते हो DD बसु से। और DD बसु से व्हाट यू शुड डू, एक खाली पेज लेके ना जो भी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं वो बना लेना, क्योंकि लक्ष्मीकांत में उतने जजमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो DD बसु में से जब आप कोई भी पढ़ रहे हो, जैसे DPSP है या कोई दूसरा है, तो उसमें से आप क्या करना है, एक पेपर में या जो भी न्यूज़पेपर में आ रहे हैं जजमेंट्स, उनको अलग से एक लिस्ट बना लेना, सो दैट यू कैन रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, और उसको आप फिर यूज़ कर सको। क्योंकि अगर आप ये डालते हो जजमेंट्स अपने आंसर्स में, सो काफ़ी अच्छा एक लुक मिलता है आंसर को, क्योंकि आप साथ में लॉ वाले भी रहते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा कोट करते हैं, तो उसके बजाय हम एकदम बेसिक जो चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं। और DD बसु अगर हम पढ़ते हैं तो कुछ वर्ड्स रहते हैं DD बसु के अंदर, थोड़े से टफ होंगे, अगर आपने याद कर लिया और आपने आंसर में लिख दिया तो आपकी 4 से 3 लाइनें बच जाती हैं। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड, शी स्कोर्ड 21st रैंक इन 2013, और वो मेरे आंसर चेक करती थी, मैं उसके आंसर चेक किया करता था। हम दोनों के आंसर्स में क्या अंतर होता था कि द थिंग विच आई यूज़ टू एक्सप्रेस, आई यूज़ टू टेक ऑलमोस्ट 8 लाइन्स, 8 लाइन के अंदर मुझे लगता था उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, और वो जो थी वो हार्डली 3 या 4 लाइन में उसको एक्सप्रेस कर देती थी, क्योंकि वो कीवर्ड्स डाल देती थी। जैसे इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस, तो अब जूरिस्प्रूडेंस डाल दिया मतलब ये समझ गया कि भाई जूरिस्प्रूडेंस मीन्स काफ़ी सारे केसेस होंगे, कुछ इवॉल्व हुआ होगा, और वही अगर वर्ड आपको नहीं पता है तो आप 4 लाइनें उसको समझाने में लगाओगे। तो सेम चीज़ उसने क्या किया, 3 लाइनों में डिस्क्राइब कर दी, तो उसके पास जगह भी बच गई, उसने और पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट कर दिए। तो यहाँ पर काम आता है। और ये जो चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, ये आपको स्टैंडर्ड बुक्स से मिलेंगी। तो शॉर्टकट मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि नहीं करो, क्योंकि क्या होगा कि हम मैगजीन या कहीं उसमें से करते हैं ना शॉर्टकट, तो हमको ये कीवर्ड्स और ये सब चीज़ें नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, हम उतना एक्सप्रेसिव नहीं होते। तो एक चीज़ को मेरा फ्रेंड अगर 3 लाइनों में कर रहा है, मैं उसी चीज़ को 8 लाइनों में कर रहा हूँ,
तो वो डिफरेंस क्रिएट कर जाता है। तो मैंने उसका देखा था, अमेजिंग आर्टिकुलेशन स्किल्स, बहुत अच्छे, वोकैब बहुत अच्छी नहीं थी, एकदम सिंपल इंग्लिश में लिखती थी, बट वो कीवर्ड्स डाल देती थी। जो आंसर, जो क्वेश्चन में पूछा होगा ना, वो हर वर्ड उसके आंसर में मिलेगा आपको। तो इसके कारण क्या हुआ, ऐसे में बहुत अच्छे नंबर आए और जीएस में बहुत अच्छे नंबर आए। वैसे सभी में अच्छे थे, बट स्टिल आई विल से कि उसमें ज़्यादा अच्छे थे ऐसे में और औरों से, क्योंकि आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा था। और इसमें ये इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिख पाए। अब हमको क्या होता है कि हम पूरा पन्ना भर देते हैं, देन वी रियलाइज यार 2 पॉइंट छूट गए, अब वो किधर लिखें। और वहीं पर अगर आपने इतनी जगह आपकी छूटी हुई है, तो बाद में भी कोई पॉइंट स्ट्राइक किया, एक पॉइंट स्टार लगा के आपने बुलेट बना के वो पॉइंट डाल दिया। तो बट ये वो जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, ये सब कहाँ पे मिलेंगे, ये सब आपको मिलेंगे स्टैंडर्ड बुक्स में। सेम गोज विथ पबएड। तो ऐसे ही डी बासु वगैरह जैसे आप पढ़ते हैं पेपर 2 के लिए, बहुत कवर टू कवर नहीं पढ़नी, सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं और उसमें से हमको वर्ड्स निकाल के एक लिस्ट बना देना और 3-4 बार रिवाइज कर देना। और ये सोच लेना यार जब पेपर आएगा तो चिपकाने हैं शब्द जगह जगह, बस ड्रॉपिंग करनी है, नेम ड्रॉपिंग इन वर्ड्स की। तो ऐसा लगना चाहिए कि ये पेपर 2 है, कि यार थोड़ा स्पेसिफिक होके लड़के ने लिखा है। ओके, तो एक तो ये हैं थोड़े जजमेंट्स वजमेंट जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, वो हम उनको कर दें। उसके बाद करंट के कुछ एग्जांपल्स वी कैन इनकॉर्पोरेट इन पेपर 2। फॉर एग्जांपल एक न्यूज़ आई थी पहले, एक प्रगति करके सिस्टम गवर्नमेंट ने वो किया था, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला सीएम का। और वो तो अगर कोई ऐसा आ रहा है इसमें पेपर 2 में क्वेश्चन, तो उसमें आपने एक एग्जांपल कोट कर दिया प्रगति, तो आपका आंसर थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा। तो यू शुड ऑल्सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स इन पेपर 2। ओके, देन IR वाला जो चीज़ है इसमें पेपर 2 में, इन IR व्हाट आई फाउंड इज इशू तो कॉमन रहेगा, बहुत सेम रहेगा, साउथ चाइना सी और ये वो, ठीक है। मगर अगेन आई विल से दैट वो कीवर्ड्स जो रहते हैं ना, दैट कीवर्ड्स क्रिएट्स द डिफरेंस। अगर आपने वो डाल दिया तो इट विल लुक लाइक कि इट्स एन IR आंसर। थोड़ा सा आपको यू हैव टू बी स्पेसिफिक, इफ़ यू आर स्पेसिफिक आपको मिलेगा नंबर। तो वही पेपर 2 के लिए मैंने DD बासु किया था, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स, ARCs देखा था। पबएड ऑप्शनल था तो इसलिए ARCs पढ़नी पड़ी थी। बट व्हाट यू गाइस कैन डू, अगर पबएड ऑप्शनल नहीं है तो सिलेबस, आई एम अगेन टेलिंग यू, सिलेबस अगर पता है तो सिलेबस खोलना और ARC का इंडेक्स खोलना और देखना कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ARC में दिए हुए हैं, और वो ARC से पढ़ लेना। 3-3, 4-4 पैरा के होंगे, ठीक है। तो यहाँ से सिलेबस खोलना, यहाँ पे ARC खोलना, उनका इंडेक्स देखना, जो जो चीज़ें हैं ना वो ARC से पढ़ लेना, तो आपको पूरी वो मिल जाएगी इसकी जो लैंग्वेज है वो मिल जाएगा कि वाई 3010 और 309 शुड बी रिपील्ड और नॉट, ये वो। तो और हाँ, ARC में भी जैसे एथिक्स की आप पढ़ते हो, एथिक्स में जैसे एथिक्स के मैं अभी याद आया, मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। एथिक्स के लिए मैंने क्या क्या रेफ़र किया था, एक तो DOPT के मैनुअल, वो एक वेबसाइट पर है उसकी PDF, वैल्यूज़ इन एडमिनिस्ट्रेशन। वो हाँ, वो काफ़ी बड़े बड़े अक्षर में, नॉवेल जैसा पढ़ोगे जल्दी हो जाएगी, फर्स्ट रीडिंग के बाद हाईलाइट कर लेना उसको, ठीक है। तो एथिक्स में मैंने एक DOPT की मैनुअल रेफ़र की थी। उसके बाद ARC की एथिक्स की ये ARC पढ़ी थी, ARC 4, ठीक है। अब इसमें आई विल टेल यू दैट वो शॉर्टकट मत लेना कि वो पीछे रिकमेंडेशंस रहती है ना इकट्ठी, वो वाई, बिकॉज वो रिकमेंडेशन तो ठीक है पता है, मगर वाई दोज रिकमेंडेशंस, उसके लिए तो आपको वो आगे का पढ़ना ही पड़ेगा। तो जैसे वो मेंस में अगर वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई शुड आर्टिकल 3010 बी रिपील्ड और नॉट, तो अब ये तो उसकी रिकमेंडेशन है ARC की, रिपील्ड होना चाहिए। अब वही क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया रिकमेंडेशन का, अब वो वाई क्या लिखेंगे, तो उसके लिए वो पहले का पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए ARC एथिक्स के लिए पढ़ो तो वो सिर्फ पीछे का पन्ना मत पढ़ना, 10 पन्ने रिकमेंडेशंस वाले, आगे का पढ़ लेना, और काफ़ी छट जाएगी ARC। वाई, बिकॉज उसमें जर्मनी के, इसके उसके बहुत सारे प्रैक्टिसेस दिए हुए हैं, तो देयर इज़ नो नीड फॉर दैट। ओके, तो ARC और DOPT की मैनुअल, फिर एक G सुब्बाराव करके बुक थी, तो उसमें से कुछ थोड़ा बहुत मटेरियल मैंने देखा था, केस स्टडीज़ देखी थी,
फिर सर के यहीं पे मैंने केस स्टडीज़ पढ़ा था। तो केस स्टडीज़ के लिए मैंने बोलूँगा कि और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लेना है, बिकॉज वॉट यू थिंक मे बी इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर फ्रेंड्स पर्सपेक्टिव। सो एटलीस्ट आपको 3 या 4 पर्सपेक्टिव मिल जाएंगे। तो एक केस स्टडी को 3 दोस्तों से डिस्कस कर लेना, और वो जो भी आंसर देंगे ना, तो वो आपका ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा पढ़ना है। या फिर अगर कोई सर्विसेज में ऑलरेडी फ्रेंड है, 3-4 साल हो गए हैं, तो दे हैव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि यार एक्चुअली में चीज़ें डील कैसे करते हैं। तो हम लोग थोड़ा आइडियलिस्टिक लिख देते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल लिखना पड़ता है। तो 2-3 फ्रेंड से डिस्कस किया ये वो, तो आपको 4-5 ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो केस स्टडीज़ को इसी तरीके से आप लिख देना। केस स्टडीज़ में हाँ, पहले मैं बता देता हूँ कि यूजुअली मैं क्या करता था कि केस स्टडीज़ में पहले लिखता था, और वो जो फंडे वाले आंसर्स रहते हैं उनको बाद में, क्योंकि वो तो आप कुछ भी लिखोगे एंड में, आई नो। मगर केस स्टडीज़ में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 25 नंबर की केस स्टडीज रहती हैं, उनको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। तो ऑलवेज इंश्योर कि 1 आवर 35 मिनट्स में आपकी केस स्टडीज़ हो जाए। अगर इससे ज़्यादा आप टाइम ले रहे हो ना, तो आपका पेपर छूट जाएगा एथिक्स का, बहुत लेंथी पेपर आता है। ओके, तो केस स्टडीज़ के अंदर सबके अलग अलग स्टाइल्स रहते हैं। यूजुअली सम पीपल राइट what are the facts and according to the facts the decision which I will take। so इस तरीके का मैंने फॉलो किया था कि भाई जो केस स्टडीज़ के अंदर उसी टाइम अंडरलाइन कर लिया और फिर लिख देता था बिकॉज ऑफ सच एंड सच फैक्ट्स द फॉलोइंग एक्शन आई विल टेक, और फिर वो एक्शन लिख देता था मैं। ठीक है, तो ऑलवेज इंश्योर कि 1.5 घंटे में आपकी केस स्टडीज़ ख़त्म हो जाए, और अगर नहीं हो रही है तो आप समझो आपका फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ARC देखी थी, DOPT की मैनुअल, यहाँ पर केस स्टडीज़ की थी, और सुब्बा राव के कुछ चैप्टर्स, सिलेक्टेड चैप्टर्स देखे थे। केस स्टडीज की सर स्टैटिक पोर्शन दिखा था। स्टैटिक में से 3 एक ही चैप्टर देखे थे, बाकी थोड़ी बहुत केस स्टडीज़ देख ली। और इसका फॉर्मेट ऑफ आंसरिंग वाज फाइन, सुब्बा राव's on केस स्टडीज। नहीं, वो वाला नहीं लिखता था मैं तो मेरा वाला ही प्रैक्टिस करता था, तो मैं वही लिखता था। ओनली फॉर क्वेश्चंस। हाँ, ओनली फॉर क्वेश्चंस। फिर वो क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता था मेरे फादर से, मेरे फ्रेंड से, तो 3-4 पर्सपेक्टिव, 3-4 व्यूज़ मिल जा रहे थे। तो केस स्टडीज़ में आप जितना डिस्कस करोगे उतना फ़ायदा है। ठीक है, तो ARC और ये देखे थे इसके लिए। पेपर 2 में तो मेरे को लगता है वो अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर अगर आप ये चीज़ें देख लोगे तो इट विल बी सफिशिएंट। बस ये है कि थोड़े से कीवर्ड्स डाल देना, थोड़े से एग्जांपल्स डाल देना, इनकॉर्पोरेट कर देना केस जहाँ कहीं भी लगे। जैसे वो था आफ्पा का क्वेश्चन आया था, तो उसके अंदर आप ARC पढ़ोगे तो उसमें केस मिल जाएगा। कोई सा एक स्पेसिफिक केस था, मैं नाम बोल रहा हूँ, B से नाम था उसका, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि एस्पा इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल। तो अगर ARC में जाओगे तो आपको वो केस मिल जाएगा। तो इस तरीके से कहीं पे भी कोई भी लैंडमार्क जो इशू चल रहा है उसके ऊपर कोई भी जजमेंट है वो आप निकाल के रख लो, एक लिस्ट बना लो, थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट इट विल बी वर्क, और आप उसको यूज़ कर लो। ठीक है, साइंस एंड टेक के लिए मैंने अलग से कुछ वो नहीं पढ़ा था, मैगजीन या कुछ न्यूज़पेपर में हिंदू में जो साइंस एंड टेक आता था वो देखता था, और उसको मैं सर्च करता था गूगल पे, और वहाँ से जो भी आया उसको वही वन नोट में मैं कर लिया करता था। ठीक है, तो एथिक्स में हाँ, और एक चीज़ मैं ज़रूर करता था कि मैं डिस्कशन से आते हैं ना जो राज्यसभा टीवी पे, जैसे पढ़ पढ़ के बोर हो गए, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, वो डिस्कशंस देख लेता था। बोर हो रहे हैं तो वो डिस्कशंस देख लिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए प्रधानमंत्री भी देखा था, और एक संविधान आता था उस पर राज्यसभा टीवी पे, ये 2 सीरीज़ देखी थी, और राज्यसभा के डिस्कशंस देख लेता था जब मिलता था टाइम, बोर होता था तो। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके भी नोट्स बना लिए थे, जैसे आप डिस्कशन देख रहे हैं तो उसके आप नोट्स जॉट डाउन कर लीजिए, क्योंकि उसमें फॉर और अगेंस्ट दोनों वाले स्पीकर्स आते हैं और काफ़ी ऑथेंटिक रहते हैं। जैसे IR में विवेक कार्ड जो आएंगे तो वो खुद फॉरेन सेक्रेटरी रहा है, तो भाई उसका एग्ज़ाम में ये तो लिखना नहीं है कि भाई उनका व्यू है, अपना बना के लिख दो, नंबर चाहिए इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उस तरीके की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। सर तो वो कौन सा इंडियाज़ वर्ल्ड, हाँ, इंडियाज़ वर्ल्ड है, बिग पिक्चर है, वो देख लेता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो उसके लिए हो गई थी।
जीएस के लिए, तो मैंने उसको इसी तरीके से प्रिपेयर किया था। जीएस मैगजीन वैगजीन्स नहीं पढ़ता था, इसी के थ्रू मैंने किया था। नहीं मैं डेली उसके जैसे 10 क्वेश्चन आते ना, तो आउट ऑफ दोज 10 क्वेश्चन ओनली 3 और 4 क्वेश्चन वो लिखता था। और अगर कुछ अच्छा ऐसे का मैं बता देता हूँ। ऐसे का यार आई विल सजेस्ट कि तुम है ना व्हाट यू शुड डू दैट ऑलवेज प्रैक्टिस ऐसे, मतलब 2 ऐसे यू शुड प्रैक्टिस, और वो 3 आवर्स में ही प्रैक्टिस करना, एंड इंश्योर दैट रादर देन 3 आवर्स 2 आवर्स 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अगर आप एक एक ऐसे लिखोगे तो क्या होगा कि वो फील नहीं आ पाएगा कि वो, अगर एक ऐसे में मैं 1.5 घंटे की जगह अगर मैंने 1 आवर 45 मिनट्स लिख दिया, तो जो लास्ट वाला ऐसे है उसके लिए आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। तो जो लास्ट वाला ऐसे उसका कंक्लूजन भी बिगड़ जाएगा और इंट्रोडक्शन भी बिगड़ जाएगा। तो आप देखो कि आपके डबल डिजिट में ऐसे में मार्क्स आएंगे। जैसे लास्ट ईयर मेरे ऐसे में 101 थे बस। तो वाई 101 वाई आई रियलाइज कि क्या हुआ था कि मैंने पहले ऐसे में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया था। तो जो सेकंड ऐसे है उसका कंक्लूजन बहुत जल्दी में लिखा मैंने, तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने कंक्लूजन क्या लिखा था। सो व्हाट यू शुड इंश्योर कि प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो तो इन 3 आवर्स बोथ द एसेज, और एक्चुअली में 2 आवर 45 मिनट्स होने चाहिए। क्योंकि जब मेंस में अपन जाएंगे वो फॉर्म वॉर्म भरने में और 5-10 मिनट उसमें लगता है, थोड़ा घबराहट रहती है, फर्स्ट पेपर रहता है ऐसे। और ये बफर इसलिए भी बिकॉज आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे टॉपिक चूज़ करने में ऐसे का, ठीक है। अराउंड 15 to 20 मिनट्स यू विल इन्वेस्ट इन चूजिंग अ टॉपिक। और वैसा मत करना कि यार टॉपिक चूज़ किया फिर थोड़ी देर बाद लगा कि यार चेंज कर लेते हैं, उसमें फिर दोनों ऐसे बिगड़ जाएंगे। और व्हाट आई यूज़ टू डू कि पहले दोनों ऐसे चूज़ कर लेता था, आफ्टर दैट ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर हाफ एन आवर। तो जब ब्रेन स्टॉर्मिंग किया तो वहाँ पे पॉइंट्स डाल लिए, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन जो रहता है, इंट्रोडक्शन ऑलवेज इंश्योर कि आप वर्ड टू वर्ड रफ में इंट्रोडक्शन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करो। वाई? बिकॉज वाइल राइटिंग इंट्रोडक्शन देयर शुड बी नो कटिंग। यू शुड इंश्योर कि भाई जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो उसमें एक भी कट ना हो, अदरवाइज व्हाट इट शोज़ कि यार लड़का कंफ्यूज्ड है, आपने 2-3 बार काट दिया फिर कोई ऊपर एक लाइन लिख दी, तो इट विल गिव अ बैड इम्प्रेशन, ठीक है। तो जो ऐसे है उसके अंदर इंट्रोडक्शन का एक पहले आप ड्राफ्ट बना लो और सेम टू सेम इंट्रोडक्शन आप चिपका दो, ठीक है। उसके बाद वो जो भी आपने डायमेंशंस लिए हैं उसको आप इनकॉर्पोरेट करो। देन इन ऐसे आई विल से कि जो आपका इंट्रोस्पेक्शन एक साथ दोनों का कर लेते थे कि एक का, ठीक है। नहीं तो फिर उसमें क्या होगा कि आपको फिर लिखने में दिक्कत आ जाएगी। अगर आपने दोनों का पहले कर लिया तो पता पड़ा कि 1 घंटे तक सोचते ही रहे और फिर 2 घंटे में फिर आपको लगना है, वो मिक्सअप हो जाते हैं पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स इधर आ जाएंगे, इसके पॉइंट्स इधर आ जाएंगे, ओके। फिर ऐसे में एक सेफ चीज़ मैं बता सकता हूँ कि व्हाट यू कैन डू इज़, अगर जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, अगेन आई विल रिपीट, ऑलवेज रिमेंबर योर सिलेबस। ऐसे में जब आप लिखो ना तो सिलेबस का बहुत काम आता है, सीधा सीधा सिलेबस से पॉइंट जोड़ के बनाते जाओ। सबसे पहले आप पेपर 1 में जाओ हिस्ट्री, ठीक है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डालो, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वुमेन का ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कवर कर लिया आपने, ठीक है। अगला पार्ट आता है आपका ज्योग्राफी, पेपर 1 का, सोसाइटी, ठीक है, तो सोसाइटल कंडीशन और ये और वो डाल दिया, फिर ज्योग्राफिकल आपने डाल दिया, पेपर 1 खत्म। अब आया आपका पेपर 2, अब आप पेपर 2 में आप वो आर्टिकल्स डाल दो, इक्वालिटी और ये और वो, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 में आता है IR, इंडिया में कंडीशन, ग्लोबल कंडीशन, ठीक है, ये खत्म हो गया। आया आपका पेपर 3, अब आपका जो ऐसे है उसका 3rd स्टेज आएगा, आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और ये और वो, आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट डालो, साइंस एंड टेक डालो, 3rd का यही सिलेबस है ना। और इंटरनल सिक्योरिटी, तो डोमेस्टिक वायलेंस, ये वो जो सिक्योरिटी और इस तरीके का आप रिलेट करके पेपर 3 में डाल दो। आया आपका पेपर 4, पेपर 4 है एथिक्स, तो आप उसमें एथिकल एक फ्रेमवर्क डाल दो कि भाई सिर्फ उससे नहीं होता है, मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी, बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, एथिकल होना पड़ेगा और ये वो, ये सब आपने डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो कि आपके एक ऐसे में कितने मल्टीपल डायमेंशंस कवर हो गए,
और आपने कुछ नहीं किया, जो सिलेबस था ना उसके अकॉर्डिंगली आप अपने ऐसे को स्ट्रक्चर करते गए तो बहुत आसान हो जाएगा। और ऑलवेज इंश्योर कि जो आपका इंट्रोडक्शन जिस लाइन पर है ना उसी लाइन पे कंक्लूजन हो। अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से शुरू कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपने इकोनॉमिक्स पे ख़त्म किया हो कंक्लूजन। कोई स्टोरी से आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, कोई एनेक्डोट है, तो यू शुड इंश्योर दैट आफ्टर दैट वो एनेक्डोट का जो एंड है दैट शुड कम हियर। ओके, फॉर एग्जांपल आई रोट एन एसे ऑन वो इंडिया द क्राइसिस इंडिया फेसेस मॉरल और इकोनॉमिक। सो आई स्टार्टेड दैट एसे विद एन स्टोरी ऑफ माय फ्रेंड, वो उसकी जॉब थी सत्यम में, ओके, एंड देन देयर वाज अ स्कैम ऑफ सत्यम स्कैम, रामलिंगा राजू, तो उसकी जो नौकरी चली जाती है मेरे फ्रेंड की। देन ही आस्क्ड मी क्राइंग दैट व्हाई डिड ही डू सो, वाज इट ग्रीड? So no, because greed is a very small word. Why? Because he was having thousands of crores of property. So greed cannot be the single thing. So what? So it was a moral crisis as well as economic crisis. So same thing happens with India. And then इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर को किया तो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और अपना एग्रीकल्चर इसमें डिवाइड कर दिया कि भाई एग्रीकल्चर में क्राइसिस है, मैन्युफैक्चरिंग में क्राइसिस है ना, और सर्विसेज में, हेल्थ और एजुकेशन में क्राइसिस है। बट ये जो क्राइसिस हैं दीज आर बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज मॉरल। तो जो सॉल्यूशन है इट शुड आल्सो बी बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज मॉरल। और फिर इसी लाइन पे मैंने वो कर दिया और एंड में जो कंक्लूजन डाल दिया थोड़ा सेंटी सा कि वो जो आज फ्रेंड है आई सी टीयर्स इन हिज आइज टुडे ऑल्सो, बट दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय, क्योंकि वो स्किल इंडिया या उसकी तरफ इंटरप्रेन्योरशिप से गवर्नमेंट ने उसको वो किया, आज वो स्टार्टअप किया है और उसने ये वो, तो किस तरीके से आए लिख दे। ओके, तो ऑलवेज इंश्योर कि भाई जैसा स्टार्टिंग होना वैसा ही आपका कंक्लूजन होना चाहिए। और जो बॉडी है उसको आप इस तरीके से सिलेबस के हिसाब से आप इंकॉर्पोरेट करते जाओगे तो काफ़ी मल्टीपल भी डायमेंशंस आ जाएंगे और डाइवर्स दिखेगा। ओके, और ये जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वो वापस यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योजना विच आई सेड इन स्टार्टिंग कि उसका जो पेज पे आती हैं चीज़ें वो यू कैन डू, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आई यूज टू राइट ऐसे, ठीक है। तो वो इस बार इम्प्रूव हो गया था पिछली बार से, इस बार 131 ये पूछना था जैसे पूछा इकोनॉमिक और मोरल, तो इसमें कोई एक साइड नहीं लेना, मतलब आपने आप बता रहे हैं दोनों लिखा, हाँ, इट इज बोथ इकोनॉमिक एंड मोरल। तो सर कई बार बताया जाता है कि यू हैव टू स्टिक टू योर चॉइस यू आर ऑप्टिंग फॉर। हाँ, नहीं, बट उसमें क्या होगा ना कि यूजुअली दूसरा डायमेंशन जो ऐसे का रहेगा वो आपका अनएड्रेस्ड रह जाएगा। तो आपको ऐसे है ही वो कि आपको दोनों व्यूज लिखने, क्योंकि इट्स ऑफ 125 वर्ड्स, अपने को कोई ये 12.5 मार्कर तो है नहीं कि 200 वर्ड्स में ख़त्म करना है, तो कौन रोक रहा है? दूसरा कर दो और एंड में आप आपका कंक्लूजन दे दो, तो थोड़ा सा बैलेंस लगेगा। नहीं तो क्या होगा, वो जानबूझ के टॉपिक ही ऐसा देते हैं कि आपको लगता है कि वो एक ही साइड है, बट वो आप एक साइड को कितना खींचोगे? अगर पन्ने भी भरने हैं तो दूसरा साइड भी लिखना पड़ेगा। सेम गोज विद वो दूसरा ऐसे था एक, द कैरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर। तो एक तरफ से आपको ये लिखना है जो लीडर है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंस्टीट्यूशन में आएंगे, बट साइमल्टेनियसली इंस्टीट्यूशन के कैरेक्टर भी आपके लीडर में आते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे रघुराम राजन, तो भाई पहले वो कितने भी बोल्ड स्टेटमेंट दें, मोदी कितने भी बोल्ड स्टेटमेंट्स दें, बट आफ्टर कमिंग और ऑक्यूपाइंग द पोस्ट ऑफ गवर्नर या आफ्टर कमिंग टू एन इंस्टीट्यूशन ऑफ आरबीआई या आफ्टर कमिंग टू एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पीएमओ प्राइम मिनिस्टर, तो उनके स्टेटमेंट्स काफ़ी चेंज हो गए, क्योंकि आपको एक सेक्युलर दिखना है, आपको सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो इंस्टीट्यूशन के भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट आर रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर। तो वो यूपीएससी में भी क्या होगा, यूजुअली वो एक भले ही दे देंगे एक टॉपिक, मगर आपको दोनों व्यू यूजुअली लिखने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा एक बैलेंस लगेगा और लॉप साइडेड व्यू नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ऐसे को करता था, और स्टार्टिंग में ही जैसे ऐसे आता था तो मैं यहाँ पे वो लिख लेता था कि यार 9 से 9, 9 to 9:05 या 9:10 आई विल चूज द टॉपिक ऑफ द ऐसे, 9:10 से 9:40 ब्रेन स्टॉर्मिंग, और फिर 9:40 से 1 घंटा फिर वो लिखने का, ठीक है। तो आप हार्डली इट विल टेक 2 मिनट्स, आपने एक आउटलाइन बाहर बना लिया एंड यू शुड स्टिक टू दैट,
5 मिनट ऊपर नीचे चलेगा, बट 10 मिनट हुआ सो यू शुड थिंक कि यार कुछ गड़बड़ है, मेरा अगले ऐसे का कंक्लूजन और ये बिगड़ ना जाए, तो उसको मैं वो करूँगा। सो एंड दिस यू कैन डू बाय प्रैक्टिस। 7-8 ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 3-3 घंटे में लिख के। एंड आई विल सजेस्ट ऑलवेज प्रैक्टिस ऐसे विच आर वेरी टफ और इन विच यू आर नॉट कंफर्टेबल। अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट में कंफर्टेबल हैं, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, तो उस पर मत लिखिए, क्योंकि वो तो एग्ज़ाम में आप फिर भी आइडियाज़ आके आप लिख जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक उठाइए और उस पर ऐसे लिखो, तब थोड़ा पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें उठा के आप करिए। तो इससे क्या हो फ़ायदा होगा कि जो वेरिड एसेज आते हैं एग्जामिनेशन में, 8 आते हैं, उनमें से 2 लिखने, तो आप कंफर्टेबल रहोगे इवन इफ़ अ टफ ऐसे कम्स, ठीक है। तो प्रैक्टिस इस तरीके से करिए। और दूसरा ये कि यूजुअली हर संडे में ऑप्शनल का पेपर लिखता था और उसके बीच में कभी भी एक दिन जीएस का मैं अपना लिख लेता था। 1.5 घंटे का लिखता था शुरू में, फिर 1.5 से बढ़ा के वो 3 घंटे कर दिया था, ठीक है। तो एक बार भले से ही आप पढ़ाई को थोड़ा कम करना, कि रीडिंग थोड़ा सा कम कर लो, बट रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। आप ये मत सोचो यार आपका एक दोस्त पढ़ रहा है 3 घंटे और आप 3 घंटे पेपर लिख रहे हो, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप 2 किताबें पढ़ो, 2 सोर्सेस पढ़ो, मगर उनको 10 बार पढ़ो।